नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बिहार की राजनीति अब उफान पे है और 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन इससे पहले कई उठापटक हो रहे हैं और अब जो अलायंस के जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर सभी पार्टियों की दावेदारी कितनी हो सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर अभी हालात क्या हैं और क्या लगता है। सर, अब 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है, प्रधानमंत्री का दौरा 24 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। क्या लगता है, अभी तक क्या लग रहा है देखने में? ये दो चीज़ है। अभी बिहार का जो पॉलिटिकल सीन है, 3 फेज में चुनाव होने हैं। 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए होगा, 3 नवंबर को 94 सीट के लिए और लास्ट 7 नवंबर को 78 सीटों के लिए चुनाव होना है। ये बिहार का जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, देखिए चुनाव यही दो महागठबंधन के बीच होना है। एनडीए जो सत्तारूढ़ दल है और विपक्षी महागठबंधन जिसको आप कहें, जो राजद कांग्रेस का है। लेकिन इस चुनाव में 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। कई छोटे छोटे दल और खासकर 15 साल जो नीतीश गवर्नमेंट का रेजिम रहा है, उसका इस बार पूरे ग्राउंड लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है। लेकिन सशक्त विकल्प नहीं होने के कारण मैं मानता हूं कि नीतीश गवर्नमेंट की इस बार जो वापसी होगी, उसका मुख्य कारण ये होगा कि विपक्ष अभी सशक्त नहीं है। सत्तारूढ़ दल के मुकाबले विपक्ष में जो ताकत होनी चाहिए थी, एकजुटता होनी नहीं चाहिए थी, वो नहीं होने के कारण लगता है कि फिर इस गवर्नमेंट की वापसी हो सकती है। अच्छा, अभी जो प्री ओपिनियन पोल आ रहे हैं कई एजेंसियों के जो आ रहे हैं, उनके नतीजों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, एक जो ओपिनियन पोल आए हैं वो रुझान को रिफ्लेक्ट करता है। तो रुझान से दो बातें जो अभी सामने आई कि वो एक कि नीतीश गवर्नमेंट के प्रति या मुख्यमंत्री के प्रति वो पहले जैसा आकर्षण नहीं है, मतलब उनके खिलाफ नाराज़गी है। जिन उम्मीदों पर लोगों ने नीतीश को चाहा था, उस उन उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे दिखे हैं, तो उनकी लोकप्रियता में ह्रास हुआ है, गिरावट हुई है। तो ये जो अभी ओपिनियन पोल है, इसको एक मैं इंडिकेशन ये मानता हूँ जो सही भी है, जो मैंने आपसे कहा कि इस बार यदि विपक्ष सशक्त हुआ रहता, एकजुट होता, सभी सीटों पर सीधे मुकाबले होते, तो तस्वीर कुछ बदल सकती थी, ये खतरा था। नहीं, आपको लगता है कि जो महागठबंधन की तस्वीर जो पहले थी, जो लोकसभा चुनाव के समय जो बिहार में थी, अगर वो महागठबंधन की तस्वीर अभी रहती तब मुकाबला और ज़्यादा कड़ा होता? नहीं, महागठबंधन की जो तस्वीर लोकसभा में तो रही, तो आपको देखा कि लोकसभा में महागठबंधन तो बुरी तरह पिट गया, 2 ही सीट आया। लोकसभा का मुद्दा कुछ दूसरा होता है और विधानसभा में बिल्कुल कोई वो मिलता जुलता मुद्दा ही नहीं होता है। इसमें कई मुद्दे होते हैं, स्थानीय सरकार का मुद्दा होता है, कैंडिडेट का मुद्दा होता है। क्षेत्र में आप जानते हैं कि कास्ट लाइन का यहाँ बिहार में कास्ट का, जातिवाद का बहुत गहरा प्रभाव है, तो वोट पर वो रिफ्लेक्ट करता है। बातें सभी विकास की करते हैं, अंत में आते आते मतदाताओं की जो जातीय गोलबंदी होती है और कैंडिडेट उसी हिसाब से अपना भाग आजमाते हैं। तो ये लोकसभा से भिन्न रिजल्ट होगा, ये तो तय है। लोकसभा में तो पोजीशन समझिए माइनस हो गया, 1 सीट आई थी, और विधानसभा में अभी आप कह सकते हैं सरकार को चुनौती है, कठिन चुनौती है। अच्छा, इस बार जो सीमांचल जो आरजेडी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, सीमांचल के जो इलाके रहे हैं, ओवैसी फैक्टर वहाँ पे कितना असर दिखा सकते हैं? देखिए, ओवैसी फैक्टर तो एक अभी उपचुनाव हुए वहाँ असेंबली का, और उसमें अप्रत्याशित रूप से ओवैसी ही जीते, उनकी पार्टी जीती है। तो बिहार में तो खाता खुल गया है, उसका प्रेजेंस हो गया है। और जो खासकर सीमांचल के जो ज़िले हैं और कुछ उसमें 12 ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जहाँ मुस्लिम फैक्टर है। किशनगंज में तो 70% मुस्लिम हैं, और आप जानते हैं कि जिस ढंग की राजनीति है ओवैसी की, तो उसकी अपील हो सकती है। तो जो मुस्लिम राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, जो मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, उनके लिए तो ओवैसी तत्काल चुनौती हैं, वो चाहे वो राजद हो या जदयू हो। मध्य बिहार के इलाकों में एनडीए की तरफ से जो भी वहाँ बड़े नेता जा रहे हैं, वो डर दिखा रहे हैं भाकपा माले का। उनका कहना है कि भाकपा माले अगर मजबूत होती है तो एक बार फिर से बिहार उसी दौर में लौटेगा। भाकपा माले का डर दिखाकर एनडीए को कितना फ़ायदा होने वाला और आरजेडी को इसका फ़ायदा कितना होगा? देखिए, आप अभी जो फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है, वो हो रहा है भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और फिर ये पुराना शाहाबाद ज़िला। तो आपको याद होगा, यही शाहाबाद ज़िला है जिसको आज भोजपुर, गया, अरवल, औरंगाबाद, इन ज़िलों में ही नक्सलवाद की समस्या पिछले 2 दशक में काफ़ी दंश झेला है, नरसंहार हुए हैं। तो और ये 3 जो मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट फेज में जहाँ चुनाव हो रहे हैं,
वो ये तीन प्रमुख जातियाँ जो वोट में बड़ा फैक्टर करने वाली होती हैं, राजपूत, भूमिहार और जादव, ये इलाका, उन्हीं इलाकों में ये चुनाव हो रहे हैं। तो अभी जो एनडीए के नेता, खासकर भाजपा, वो जेपी नड्डा ने और दूसरे नेताओं ने जो अभी वाम दलों से, हाँ, और माले से जो अभी समझौता हुआ है, तो पिछले दिनों की याद जो दिला रहे हैं, जो नरसंहार का दौर या नक्सल, उसी को याद दिला रहे हैं। इसलिए कि यहाँ जो अपर कास्ट के जो लोग हैं वो नक्सलियों से, नक्सल समस्या से, जो वामपंथी उग्रवादी संगठन है उससे खूनी संघर्ष उन्होंने झेला है और वो आज राजद के साथ है, उसी को याद दिला रहे हैं, लोग डरा रहे हैं। अब उसकी एक भूमिका तो कहीं ना कहीं डराने का भी असर होता है सोसाइटी पर। तो विपक्षी पार्टियां तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ती हैं, तो वो जो पुरानी पृष्ठभूमि रही है उसके कारण डरा रहे हैं। लेकिन वो जो जिसको डरा रहे हैं उनकी लाइन तो पहले से सीधी है, वो राजद के खाते में जाने वाला कहाँ है। वो वोट जो अपर कास्ट का वोट है वो तो डिसाइडेड है, वो एंटी-आरजेडी जाता है। अब कैंडिडेट विशेष के कारण कहीं किसी को वोट मिलेगा, वही बात हो सकती है। तेजस्वी यादव काफ़ी खुश हैं और खासकर आरजेडी के लोग भी काफ़ी खुश हैं कि तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरे नेताओं की बनस्पत हम बात करें कि तो कई केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ तेजस्वी की सभा में देखने को मिल रही है। देखिए, तेजस्वी की सभा में जैसे लालू की सभा में भीड़ जुटती थी, लालू एक बड़े जनाधार के नेता के रूप में बिहार में अपने को उन्होंने छवि बनाई। यादव मुस्लिम जिसको आप कहते हैं भाई, उसके नेता के रूप में 17% पिछड़ों में यादवों की आबादी है, 16% यहाँ मुसलमान हैं। तो ये 33% का सोशल या कहिए रिलीजियस कॉम्बिनेशन है। अब वो लालू आज नहीं है, ये पहला चुनाव असेंबली का होगा 6-7-90 के बाद, जिसमें असेंबली चुनाव में लालू नहीं दिखेंगे जैसे लोकसभा में नहीं दिखेंगे। और विरासत की राजनीति में कहिए या लालू के उत्तराधिकारी के रूप में आज तेजस्वी के लिए पहला चुनाव है। खुद ही वो कंटेंडर हैं सीएम के, तो एक यूथ भी हैं और जो कुछ उन्होंने कुछ मुद्दा भी सामने, जो खास करके रोज़गार और बेरोज़गारी की बात जो उन्होंने उठाई है, ये बड़ी अपीलिंग मुद्दा है। ना होगा और आपको देखिए चीफ मिनिस्टर हर सभाओं में काउंटर करना पड़ रहा है। जो तेजस्वी ने ये घोषणा कर रखी है कि पहली कैबिनेट में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो रोज़गार आज इतनी बड़ी समस्या है कि खासकर जो बेरोज़गार यूथ हैं उनको लगता है कि सरकार कर सकती है, एक आशा की किरण जगी है। और इस सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में 3.5 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। और ये नीतीश गवर्नमेंट में जो रेजीम रहा है, वो अस्थायी नौकरी की बजाय संविदा पर सब विभागों में नौकरी देने की होड़ सी लगी। और आज 5 लाख से अधिक संविदा पर काम करने वाले लोग, तेजस्वी ने उसके लिए भी एक आशा की किरण जगा दी है कि जो अब संविदा की नौकरी का दौर ही हम ख़त्म करेंगे, जो है सबको स्थायी करेंगे। शिक्षक जो एक समान वेतन, समान काम और समान वेतन की लड़ाई रहे हैं, उसके लिए कहा है कि सबको हम वेतन मान देंगे, समान किसानों का कर्ज माफ़ करें। कुछ ऐसा मुद्दा उठाया है जो आप लॉलीपॉप अभी भले लोग कह रहे हैं, लेकिन आशा की किरण लोगों को जगी है। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी की सभा में बड़ा जनाधार है राजद का, भीड़ जुटना स्वाभाविक है उसमें, और यूथ भी ज़्यादा रहेंगे। अब 15 साल राज करने वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी जो एक नया दौर के नए यूथ हैं, स्वाभाविक उसमें यूथ की भी भीड़ दिखेगी। इसके कारण आप भीड़ देख रहे हैं और आपको लगता है अब वो, लेकिन तेजस्वी के लिए भी आप समझिए चुनाव 2 यूथ के लिए फ्यूचर का चुनाव है, चिराग और तेजस्वी के लिए। और नीतीश के लिए वर्तमान का चुनाव है कि वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। जाते जाते हम लोग चिराग पासवान पे भी बात कर लेते हैं। चिराग पासवान ने जो स्टैंड दिखाया और जिस तरीके से रामविलास पासवान की मौत के बाद जिस तरीके का उनका स्टैंड रहा है, लगातार बयान आ रहे हैं, चिराग पासवान में बिहार की क्या संभावना दिख रहा है? देखिए, चिराग ने जो पॉलिटिकल लाइन ली है वो रामविलास जी के जीते ज़िंदगी में ही ये लाइन ले ली थी। और आपको याद होगा कि रामविलास पासवान ने ट्वीट कर कहा कि चिराग जो कुछ कर रहे हैं वो मेरी सहमति से कर रहे हैं और पूरा उन्हें आशीर्वाद है। मैं ये मानता हूँ कि 15 साल बनाम 15 साल की जो राजनीति हो रही है, तो इस लालू और नीतीश के चेहरा के बीच में एक वैकल्पिक चेहरा के रूप में चिराग ने अपने को कोशिश की है लाने की। आज लालू के बाद नीतीश और नीतीश के बाद कौन, तो लालू के उत्तराधिकारी के रूप में तो आ गए हैं तेजस्वी, लेकिन जो 2 बड़ा व्यक्तित्व के रूप में आज बिहार के 3 दशक से जो राजनीतिक छवि है 2 व्यक्ति का, तो चिराग इस चुनाव में क्या करेंगे मैं ये नहीं कह सकता हूँ। इसलिए कि लड़ तो रहे हैं, अभी वो जदयू के बराबर ही सीट ज़्यादा ही लड़ रहे हैं। वो जितना राजद लड़ रहा है उतना ही लड़ रहा है, आपको लोजपा लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव में मानता हूँ कि चिराग के लिए एक अपनी छवि स्थापित करने का एक अवसर है। और जो जैसा मैंने आपसे कहा कि लालू और नीतीश के बीच में एक कोई वैकल्पिक चेहरा नेता के रूप में ये एक अवसर मिला है चिराग को।
और हमको लगता है कि रिजल्ट फ्रंट पर कितनी सीटें आएंगी तो अभी समय से पहले कुछ कहना होगा, लेकिन जिस ढंग से जो रणनीति पर चिराग चल रहे हैं वो हमें लगता है कि एक बिहार के लिए एक छवि के रूप में, एक वैकल्पिक नेता के रूप में उनकी छवि उभरेगी, ऐसा दिख रहा है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार की राजनीति उन्होंने बयां किया, और निश्चित तौर पर यह चुनाव जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए अपनी गद्दी को बचाने की जद्दोजहद है, वहीं दूसरी तरफ विरासत की राजनीति संभालने वाले दो युवराजों का भविष्य भी तय करेगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।